सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, डिप्लोमेसी एक बड़ी पेचीदा साइंस है। अक्सर कहा जाता है कि डिप्लोमेसी इज टू डू एंड से नेस्टीएस्ट एंड डर्टी थिंग्स इन वेरी नाइस वे। मतलब इसका कि बहुत प्यार और तहम्मुल से किसी को जलील करना। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शंस, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है और अपने इन एक्शन से दरअसल आप कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। अब मैं आपके सामने एक तस्वीर और एक क्लिप रखना चाहता हूं और फिर आज के टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। आपने देखा कैसे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आम जुबान में वजीर खारजा अमेरिकी सदर के बाद यूएस में दूसरे ताकतवर तरीन इंसान एंथनी ब्लिंकन के चाइना विजिट पे चाइनीज ऑफिशियल्स की तरफ से इतना कोल्ड रिस्पांस दिया गया। उन्होंने ब्लिंकन को रिसीव करने के लिए भी अपनी पार्टी के किसी आम से ऑफिशियल को एयरपोर्ट भेज दिया। कि ऐसे ही है कि जापान या जर्मनी के हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए और जमशेद दस्ती या डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान उसका इस्तकबाल कर रहे हो। एक्चुअली जब भी किसी मुल्क का हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरे मुल्क के विजिट पे जाता है तो उसे रेड कारपेट रिसेप्शन दिया जाता है। और दूसरी वीडियो में तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने नागवारी का इजहार करते हुए यही पूछ लिया कि यार ये वापस कब जाएगा। अब ये पिक और वीडियो चाइनीज मीडिया ने खुद सर्कुलेट करवाई है और चाइनीज मीडिया तो सारा चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। मतलब ये कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके थ्रू ये मैसेज दिया है कि एवरीथिंग इज नॉट गुड, मतलब सब अच्छा नहीं है। अब क्या ऐसे दुनिया में हॉट इश्यूज चल रहे हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान, क्या ऐसी टेंशन्स है और इसका पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। इसमें आपको 5 अहम इश्यूज के बारे में बताऊंगा जो इन दो सुपर पावर्स के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं और अगर ये मामला सुलझ ना सके तो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पे भी लेके जा सकते हैं। तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। The Russia-Ukraine War. डिप्लोमेटिकली चाइना ने रशिया यूक्रेन वॉर पे अपना स्टांस न्यूट्रल ही रखा हुआ है और दोनों मुल्कों को डिस्प्यूट्स पे बातचीत के जरिए मामला हल करने पे जोर दिया है। इसके साथ साथ चाइना ने अमेरिकन और यूरोपियन मुल्कों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। चाइना समझता है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप का लालच दे के रशिया को प्रोवोक किया गया, मतलब उकसाया गया और रशियंस अपना दिफा करने में हक मजानम है। चाइना का बेशक स्टांस न्यूट्रल ही रहा है पर अमेरिकी चाइना पे रशियंस की फाइनेंशियली और मिलिटरीली मदद का इल्जाम लगाते हैं। चाइना सबसे ज्यादा रशिया से सस्ता तेल खरीदने वाला मुल्क है और उसके बाद इंडिया। 2023 में चाइना और रशिया की तिजारत का हुजम 240 अरब डॉलर से भी बढ़ चुका है जो कि 2021 में सिर्फ 146 अरब डॉलर था। चाइना की रशिया को मेन एक्सपोर्ट्स कंज्यूमर गुड्स की हैं और रशिया की तरफ से एनर्जी, ऑयल और गैस बहुत बड़े पैमाने पे चाइना को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दुनिया ने चूंकि रशिया पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं, इसके बावजूद तिजारत का इस लेवल पे बढ़ जाना अमेरिका के लिए तशवीश का बायस है। Israel-Palestine conflict. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में चाइना डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है पर अमेरिका इस जमन में चाइना पे ये इल्जाम लगाता है कि चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने इस जंग में इजराइल के खिलाफ राय अमा हमवार करने में अहम किरदार अदा किया है। दरअसल टिकटॉक पूरी दुनिया में एक निहायत मकबूल एप्लीकेशन बन चुकी है। 2022-23 के डाटा के हिसाब से टिकटॉक ने यूजरशिप में गूगल को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ अमेरिका में 17 करोड़ से ज्यादा लोग टिकटॉक का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं और इसे अनफिल्टर्ड, अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन का जरिया समझते हैं, मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स अमेरिकी कंपनियों की ही मिल्कियत है और इस पे चलने वाली इंफॉर्मेशन पे अमेरिकी गवर्नमेंट का खसूसी कंट्रोल है। तो लोगों को कभी अमेरिकी मफादात के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म्स पे दस्तयाब नहीं होती, जबकि टिकटॉक का हिसाब उल्टा है। इस पे अमेरिकी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं और चूंकि अमेरिका में रायमा को बड़ी अहमियत दी जाती है और अमेरिकी गवर्नमेंट को लगता है कि इजराइल मुखालिफ रायमा को प्रमोट करने में टिकटॉक का कलीदी किरदार है, इसलिए अमेरिकी सेनेट ने डाटा की चोरी का बहाना बनाकर टिकटॉक को अमेरिका से बैन करने की मंजूरी दे दी। चाइनीज गवर्नमेंट इस पे काफी खफा नजर आती है क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले भी कई चाइनीज कंपनीज पे डाटा की चोरी का इल्जाम लगा के बैन कर दिया हुआ है। हुआवे इसकी बहुत बड़ी मिसाल है जो अमेरिका कनाडा में 5G इक्विपमेंट बनाने में काफी आगे जा चुकी थी। अमेरिका ने अपनी कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए हुआवे पे इल्जाम लगा के उसे अपने ऑपरेशंस बंद करने पे मजबूर कर दिया।
The rise of Chinese economy. चाइनीज इकोनॉमी का राइज पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। इस वजह से करंट सुपर पावर अमेरिका को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दरअसल अब इस इकोनॉमी का राइज मैन्युफैक्चरिंग बेस से हटके साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हो रहा है। चाइनीज कंपनी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में वर्ल्ड लीडर्स बनती जा रही हैं। जो तमगा पहले अमेरिका के सर था वो अब चाइना के साथ सजता जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स पे हम आगे बात करेंगे। टिकटॉक की मिसाल आपके सामने पहले मैं दे चुका हूँ। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में चाइनीज कंपनी BYD ने टेस्ला को बीट कर दिया है और ऐसी बहुत सी चाइनीज कंपनीज इनोवेशन में अमेरिका से आगे निकल रही हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 के बाद चाइना जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में पूरी दुनिया के लिए अमेरिका से ज्यादा अहम मुल्क बन जाएगा। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, CPEC हो, चाइना के साउथ चाइना सी के मसले को भी हल कर देगा। अमेरिका चाइना के इस राइज को अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज समझता है, क्योंकि जैसे जैसे चाइना ग्रो करता जा रहा है चाइना की लेवरेज में इजाफा होता जा रहा है। अभी हाल ही में हुए ईरान सऊदीया समझौते में भी चाइना ही गारंटर बन के सामने आया है और इस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड की अलाइनमेंट भी चाइना की तरफ ज्यादा होती जा रही है। The semiconductors war. दोस्तों आज के दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स एक बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी समझी जाती है। इन चिप्स का इस्तेमाल दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। मोबाइल फोन से लेके एयरप्लेन्स तक, AI से लेके क्लाउड कंप्यूटिंग तक दुनिया की हर इंडस्ट्री में चिप्स का इस्तेमाल आम बनता जा रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी किसी एक मुल्क तक सिमटी हुई नहीं है। इस टेक्नोलॉजी पे किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं है। सेमीकंडक्टर्स बनाने की सबसे बड़ी कंपनी ताइवान में है, जिसे TSMC कहा जाता है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 350 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, यानी पाकिस्तान की तकरीबन पूरी GDP से भी ज्यादा। इसके अलावा भी सेमीकंडक्टर्स में और बहुत सी कंपनीज है, जैसे इनवीडिया जो अमेरिका में सेटअप है, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा यूजर और बायर दोनों चाइना है। अमेरिका हो या ताइवानीज कंपनी, इन सब के बड़े बायर चाइनीज है, क्योंकि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिकी गवर्नमेंट अपने इस एडवांटेज का फायदा उठाते हुए चाइना को सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई रोकना चाहती है और चाइना को खुद के सेमीकंडक्टर्स बनाने और बेचने पर भी सैंक्शन लगाना चाहती है। इन सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए जो मशीन चाहिए होती है वो मशीन नीदरलैंड्स बनाता है। नीदरलैंड की कंपनी ASML दुनिया की शायद वाहिद कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली मशीन्स को बनाती है। चाइना इस खतरे के पेश नज़र अपने खुद के सेमीकंडक्टर्स बनाने और टेक्नोलॉजी को एडवांस करने पे काम शुरू कर चुका है और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब होता जा रहा है। दरअसल चाइना के सेमीकंडक्टर मार्केट में एंटर होने से अमेरिकी एडवांटेज ख़त्म हो जाता है और इसीलिए अमेरिका हर हाल में चाइना को महदूद करना चाहता है। ताइवान का इशू भी इसी से जुड़ी एक कड़ी है। अमेरिका ने नीदरलैंड्स को भी अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए महदूद कर दिया है कि वो चाइना को सेमीकंडक्टर्स बनाने की मशीन सेल ना कर सके। मुस्तकबिल में सेमीकंडक्टर का यह इशू दोनों सुपर पावर्स के दरमियान बहुत बड़ा इशू बन सकता है। The Taiwan issue. दोस्तों ताइवान दुनिया के लिए एक बड़ा ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल इशू है। जैसा कि मैं आपको अपनी चाइना एक सुपर पावर और चाइनीज रेवोल्यूशन वाली वीडियोस में बता चुका हूं कि 1949 की चाइनीज सिविल वॉर के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंटांग यानी नेशनल पार्टी को हरा के पूरे मेन लैंड चाइना पे अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और कुओमिंटांग यानी नेशनल पार्टी जान बचा के अपने सपोर्टर्स के हमरा चाइना के बिल्कुल साथ एक जजीरे पे शिफ्ट हो गई थी और उस जजीरे का नाम था ताइवान। तब से ताइवान चाइना से हट के एक सेपरेट मुल्क के तौर पे दुनिया के नक्शे पे नजर आने लगा। अब अमेरिका बराह रास्त ताइवान को एक मुल्क तो तस्लीम नहीं करता अंडर अपनी वन चाइना पॉलिसी, बट ताइवान के साथ अमेरिका के बड़े गहरे अनऑफिशियल मरासिम जरूर हैं। अमेरिका वक्तन फवक्तन ताइवान को मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करता रहता है और ताइवान रिटेलिएशन एक्ट 1979 के तहत ताइवान की दिफा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने ले रखी है। दरअसल जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने अरूज पे था, चाइना के गिर्द बहुत से छोटे जजीरों पे ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा रखा था, जिनमें हांगकांग मकाओ भी शामिल थे, जो चाइना को बहुत अरसे बाद वापस मिले। हांगकांग चाइना को 1999 में वापस मिला, यानी कि चाइना के मार्जे वजूद में आने के भी 50 साल बाद
चाइना अपने जजीरों को लेके बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाता है और वो इन सबको वन चाइना का पार्ट तस्लीम करता है। इसी के अंदर चाइना अब ताइवान को भी अपने साथ जम करने के चक्कर में है। ताइवान की एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। यह चाइना के साथ उस जगह वाक़ है जहां मिलिट्री बेस बना के चाइना को पूरी तरह कर्टेल किया जा सकता है। इसी खतरे के पेश नज़र चाइना ताइवान को जम करना चाहता है और जो अमेरिका के साथ एक टेंशन का बायस बन रहा है। कई थिंक टैंक्स कहते हैं कि चाइना 2030 तक ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लेगा और इसकी एक बहुत बड़ी वजह सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी है, जिसका मैं पहले आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ताइवान चाइना का ही पार्ट था और यहाँ पे अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट समझ से बाहर है। अमेरिकी ये समझते हैं कि ताइवान उनके लिए वही मकासद हासिल करके दे सकता है जो यूक्रेन ने रशिया को जंग में उलझा के हासिल करके दिए हैं। लेकिन जियो एनालिस्ट इस बात पे मुज़र हैं कि चाइना इज़ नॉट रशिया। चाइनीज़ बहुत सब्र करने वाले लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आखिर कब तक इतनी दूर अपनी इन्वॉल्वमेंट जारी रखेगा? 20 साल बाद आखिर उसे अफगानिस्तान से भी तो भागना ही पड़ गया। जियो एनालिस्ट ये समझते हैं कि ताइवान के मामले पे दोनों सुपर पावर्स में जंग के वाज़े इम्कानात पाए जाते हैं। अब ये कुछ वजूहत मैंने आपके सामने रखी हैं जिनकी वजह से दोनों सुपर पावर्स में तनाव और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पे भी पहुंच सकती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अमेरिका चाइना पे सैंक्शंस इम्पोज करने का भी सोच रहे हैं, जिसके बहुत दूरस्थ नताइज बरामद हो सकते हैं। इसी खतरे को बांधते हुए चाइना ने अपनी मिलिट्री और हाईटेक इंडस्ट्री में से अमेरिकी मेड इक्विपमेंट को रिप्लेस करने का फैसला किया है और चाइना बहुत तेज़ी से इस पे अमल कर रहा है। चाइना का कहना है कि 2027 तक हम इन अमेरिकन मेड इक्विपमेंट और पार्ट्स को लोकलाइज कर लेंगे, मतलब खुद बनाना शुरू कर देंगे और अपनी डिपेंडेंसी को अमेरिका से ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अमेरिका चाइना रिलेशन पे मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सीधी सी बात है भाई, हाथियों की लड़ाई है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, प्लस कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।